हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट 20। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो हमें किसी भी एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फ्रॉम वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर। लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो देखो, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो मेजरली कहाँ से बनते हैं? पहला तो बनता है हमारा थाइमस से। कहाँ से बनता है? थाइमस से बनता है। पहला हमारा लिम्फोइड जो है, लिम्फोसाइट्स जो हैं वो कहाँ बनते हैं? थाइमस से इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट ऑर्गन जो होता है जहाँ से लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है वो है हमारे बोन मैरो। बोन मैरो और थाइमस से क्या होता है? लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों को मिलकर हम क्या कहते हैं? टुगेदर दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इनको प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी कहा जाता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो गया? थाइमस हो गया। क्या हो गया? थाइमस हो गया। एक और बात जो तुम्हें यहाँ जानने की नीड है कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, वो मेनली दो तरीके के होते हैं। एक बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे फॉरेन सेल्स होते हैं बॉडी में, वो सारे किल हो जाते हैं। लेकिन जो टी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो किसी भी तरीके की जो एंटीबॉडीज हैं उसको प्रोड्यूस नहीं करते हैं। वो डायरेक्टली क्या करते हैं? किसी भी फॉरेन सेल को इमिजिएटली क्या करते हैं? किल कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया, दैट इज थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इस डायग्राम से हमें क्या पता पड़ रहा है कि जो थाइमस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो हमारा थाइमस होता है, देखो, दो हमारे जो रिब्स प्रेजेंट है, जो लंग्स प्रेजेंट है, उसके बीच में जो है थाइमस की पोजीशन होती है। ओके, स्टर्नम होता है ना हमारा, स्टर्नम। स्टर्नम जो होती है हमारी मिड बोन, वहाँ पे हमारा थाइमस का जो है वो प्रेजेंस होता है, या फिर उसका उसका लोकेशन वहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये बोल रहा है एन ऑर्गन वेयर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज अकर। अब ये आरबीसीज क्या होते हैं? आरबीसीज का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। ओके, आरबीसीज का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? इनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के अंदर। कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर जो है आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। ओके, और स्प्लीन को क्या कहते हैं? स्प्लीन को क्या कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसका मतलब ये है कि जो भी आरबीसीज होंगे, हमें पता है कि उनकी 120 डेज की लाइफ साइकिल होती है। तो आरबीसीज 120 डेज के बाद सीधा जाकर कहाँ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए उनको ग्रेवयार्ड कहते हैं। और जिस ऑर्गन में आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है वो है बोन मैरो। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, ब्लड डू नॉट कोएगुलेट इनसाइड द बॉडी। ये बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कभी भी कोएगुलेट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी के अंदर एक हमारा एंटी कोएगुलेंट ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है, जिसका नाम होता है हेपेरिन। क्या नाम होता है उसका? हेपेरिन नाम होता है। तो इसी की वजह से जो ब्लड है वो कोएगुलेट नहीं करता है। ओके, सो अब वापस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान रिडक्शन कहाँ पे होता है? देखो, हमारे हमें पता है कि हमारे सेल के अंदर एक एनोडिक पार्ट होता है और एक कैथोडिक पार्ट होता है। जो एनोड टर्मिनल होता है उसका साइन क्या होता है? वो कौन सा चार्ज कैरी करता है? एनोड कैरी करता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जो कैथोड है वो क्या कैरी करता है? नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। एनोड पे क्या होता है हमारा? एनोड पे होता है हमारा रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। और कैथोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। हम क्या पूछ रहे हैं कि रिडक्शन कहाँ होता है? तो रिडक्शन हमें अब पता पड़ गया है, एनोड पे होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, सो लेट्स बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन फिफ्थ क्या बोल रहा है? क्वेश्चन फिफ्थ ये बोल रहा है कि हमारे अंदर एक डाइजेस्टिव जूस, ह्यूमन बॉडीज के अंदर क्या होता है, एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है, लेकिन पहला ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जिसके अंदर किसी भी तरीके की जो एंजाइम है वो नहीं पाई जाती है, बट स्टिल वो डाइजेस्टिव जूस जो है वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है? डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो इसका आंसर जो है वो बाइल जूस हो जाएगा। बाइल जूस जो है वो क्या करता है, वो कौन सिक्रेट करता है? हमारा लिवर सिक्रेट करता है। बाइल जूस जो है वो कौन सिक्रेट करता है? लिवर सिक्रेट करता है, और उसके अंदर किसी भी तरीके की जो एंजाइम्स होती है ना, वो नहीं पाई जाती है, किसी भी तरीके की एंजाइम्स नहीं पाई जाती है। लेकिन फिर भी जो बाइल जूस होता है वो किसमें मदद करता है? फैट्स को डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प करता है। ओके। बाइल के अंदर क्या होता है, दो तरीके के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन, जिसे बिलीरुबिन, और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है। तो बिलीरुबिन जो है वो क्या होता, बिलीवर्डिन जो होता है वो बिलीरुबिन का ऑक्सीडाइज फॉर्म ही होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज फॉर्म ही होता है बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का, और ये हमारे जो फीसेस होते हैं या फिर जो हमारा एक्सक्रीटा होता है उसको उसका कलर इम्पार्ट करता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी बाय। अब ये सकस एंटेरिकस क्या होता है? सकस एंटेरिकस जो होता है इसको इंटेस्टाइनल जूस भी कहा जाता है। इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं सकस एंटेरिकस को, और इसका जो मीडियम होता है वो बेसिक मीडियम होता है। इस जूस का जो मीडियम होता है वो बेसिक मीडियम होता है। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या है? शुगर्स होती हैं। क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली शुगर्स होती हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स का पूरी तरीके से डाइजेशन हो जाता है तो एंड प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। एंड प्रोडक्ट में हमें ग्लूकोज मिलता है जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी सोर्स का क्या करता है? काम करता है। एनर्जी सोर्स का काम करता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेवेंथ ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखो, जो फोटोसिंथेसिस होते हैं ना उसके अंदर दो तरीके की रिएक्शंस होती है। एक होती है हमारी लाइट रिएक्शंस और एक होता है हमारा डार्क रिएक्शंस, ठीक है। अब लाइट रिएक्शंस क्यों, ऐसा इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। और जो डार्क रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर सनलाइट की जो प्रेजेंस होती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसका नाम डार्क रिएक्शंस रखा गया। लाइट रिएक्शंस जब होती है तो उसके अंदर प्रोडक्ट के रूप में हमें एटीपी मिलता है, जो कि एनर्जी करेंसी भी कहलाया जाता है। एटीपी कहते हैं, एटीपी मिलता है, और NaDH2 हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो डार्क रिएक्शंस होती है ना, जो डार्क रिएक्शंस होती है उसके अंदर हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर डार्क रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ शुगर्स हो जाएंगी, दैट इज ऑप्शन डी। क्योंकि ग्लूकोज क्या है? एक शुगर का ही तो फॉर्म है। ग्लूकोज क्या है? एक शुगर का ही तो फॉर्म है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसका ऑप्शन डी मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ शुगर केन। देखो, शुगर केन जो होता है ना उसके अंदर एक तरीके की शुगर पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं? शुगर केन के अंदर जो शुगर पाई जाती है उसको अपन सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। शुगर केन के अंदर शुगर केन के अंदर एक जो शुगर पाई जाती है उसका नाम क्या होता है? सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज नाम होता है। तो सुक्रोज जो है ना वो एक डाइसैकेराइड है। क्या है? एक डाइसैकेराइड है। तो जैसे ही सुक्रोज का ब्रेकडाउन होता है तो ये हमें दो मोनोसेकेराइड्स देती है, एक देती है ग्लूकोज
और एक देती है हमें फ्रक्टोज। डाइसेक्राइड क्यों कहा? क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करने पे हमें दो क्या मिल रहे हैं, मोनोसेक्राइड्स मिल रहे हैं, और इसको ब्रेक डाउन करने से हमें और कुछ भी और कंपोनेंट या कंपाउंड देखने को नहीं मिलेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंजाइम्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आर। अपन को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं उसके अंदर हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि एंजाइम्स जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती हैं, बहुत स्पीड अप कर देती हैं। तो होता क्यों है कि वो क्यों फास्ट कर देती हैं? तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन के अंदर एक एक्टिवेशन एनर्जी नाम की एक चीज़ होती है। क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम्स क्या करती हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देती हैं, बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो एंजाइम्स जब केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो यूज्ड अप होती हैं, वो केमिकल रिएक्शन के अंदर बिल्कुल भी यूज्ड अप नहीं होती है, जितना हमने इसका इनिशियल कंसंट्रेशन लिया था फाइनल भी हमें वही मिलेगा। ठीक है, और ये यूज्ड अप भी नहीं होती, ना तो वो ब्रेक डाउन होती है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। रिएक्ट मोर रैपिडली, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती है। और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, आर नॉट यूज्ड अप ड्यूरिंग रिएक्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दे आर नॉट यूज्ड अप ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो एंजाइम्स होती है वो केमिकल रिएक्शन के दौरान कभी भी यूज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एर्गोकैल्सिफेरॉल। देखो जो विटामिन D2 होता है ना, इसका जो दूसरा नाम होता है वो एर्गोकैल्सिफेरॉल होता है। और ये क्या करता है, अगर इसकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। और एक डिजीज़ होती है जिसका नाम होता है एस्टियोपोरोसिस। क्या नाम होता है? एस्टियोपोरोसिस वो हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं। इसमें और एक बार जान लो कि जो विटामिन B6 होता है ना, उसका जो दूसरा नाम होता है उसको अपन पायरिडॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B6 इज ऑल्सो नोन एज पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबाल अमीन। साइनोकोबाल अमीन कहा जाता है विटामिन B12 को। और ये आयरन के एब्जॉर्प्शन के अंदर, आयरन के एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा सही कर देता है। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिकल सेल एनीमिया इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी इन। तो देखो क्या होता है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना वो यूजुअली कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमको कोई सिकल सेल एनीमिया जैसी डिजीज हो जाती है तो इनका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का हो जाता है, इस तरीके का कुछ हो जाता है। जिसकी वजह से दिक्कत क्या आती है कि अगर ये स्फेरिकल शेप है ना तो इसके अंदर आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो आरबीसीज का शेप हो जाता है उसके अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी इन आरबीसीज। आरबीसीज के अंदर उनका शेप बेसिकली चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। देखो कुछ इस तरीके से हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो हमारे नॉर्मल सेल्स है वो किस तरीके के दिख रहे हैं, और जो सिकल सेल एनीमिया वाले सेल्स हैं वो किस तरीके से उनका जो शेप है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया है, जिसकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच प्रोड्यूसेस बाइल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बाइल क्या होता है, बाइल जूस जो होता है कौन प्रोड्यूस करता है, अपन पहले ही सीख के आए हैं। बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर। लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है, ये जो स्टोरेज इसकी होती है बाइल जूस की वो होती है गॉल ब्लैडर के अंदर। कहाँ होती है, गॉल ब्लैडर के अंदर इसकी स्टोरेज होती है। प्रोड्यूस कहाँ होता है, लिवर में होता है। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। और जब भी नीड होती है तब वहां से ये सिक्रेट हो जाता है, बाय कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू सिक्रेट होता है। तो द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच प्रोड्यूसेस बाइल इज, क्या हो गया, लिवर इसका हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग में सिंगल सेल्ड ही होते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिंगल सेल्ड ही होते हैं, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ। विच आर द एग्जांपल्स ऑफ सच सेल्स? तो देखो इसका जो एग्जांपल है ये इसके अंदर दो आंसर्स करेक्ट हैं, एक स्पर्म और एक ओवम। जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है वो स्टार्टिंग से ही कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओके। और ये दोनों को अपन मेल, स्पर्म को क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, और जो ओवम होता है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो स्पर्मेटोसाइट और जाइगोट्स होते हैं ये जो क्या होते हैं, इनके सिंगल सेल नहीं होते। जाइगोट तो हमें पता है कैसे बनता है, जब मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं या सेल्स हैं जिसको अपन स्पर्म और ओवम कहते हैं, जब वो मीट करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। और जिस ऑर्गन से स्पर्म रिलीज होता है उसका नाम क्या होता है, सेमिनिफिलियस ट्यूब्यूल नाम होता है। और अवम कहाँ से रिलीज होते हैं, ओवेरी से रिलीज होते हैं, ओके। और सेमिनिफिलियस ट्यूब्यूल की लोकेशन कहाँ पे होती है, टेस्टीज में होती है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें ये बता रहा है कि जो जानवर है, जो एनिमल है वो कोल्ड ब्लडेड है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते क्या है। तो देखो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना, वो होते हैं जो अपना बॉडी का टेम्परेचर, जो अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकते। जो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होंगी तो ये अपना टेम्परेचर जो है वो चेंज करते रहेंगे। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को अपन पॉइकिलोथर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइकिलोथर्म्स भी कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल होता है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स हैं। और जो फिशेस होती हैं ना वो इस तरीके के कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आ जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फिशेस आ जाएगा, ओके। और जिस तरीके से हमने कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पढ़ा उस तरीके से क्या होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स में कौन आ जाता है, मैमल्स आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, ह्यूमंस, मैमल्स आ जाते हैं। और बर्ड्स आ जाती हैं। बर्ड्स और मैमल्स जो है वो वार्म ब्लडेड होते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं, ओके। सो ये रहा हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन? देखो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो हमें ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, ताकि हमारा ब्लड लॉस जो है किसी भी कट के दौरान ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं हो जाए। तो टोटल कितने ऐसे फैक्टर्स होते हैं, 12 फैक्टर्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन उसको कहा जाता है। लेकिन ये जो है ना इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो इसको एक्टिव कौन करता है, ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, वो प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में है उसको क्या कर देंगे, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और यही प्रोथ्रोम्बिन जो है वो क्या करेगा, फिब्रिनोजन जो है, फिब्रिनोजन जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कैटलिस्ट यूज्ड इन द हेबर्स प्रोसेस। अब सबसे पहले बात तो हेबर्स प्रोसेस क्या होता है। हेबर्स प्रोसेस जो होता है ये इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या करता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे अमोनिया बनाने में हेल्प करता है। इंडस्ट्रियल लेवल पे अमोनिया फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अंदर काफ़ी हाई टेम्परेचर और काफ़ी हाई प्रेशर जो है वो इस रिएक्शन के दौरान यूज़ किया जाता है। इसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के मिक्सचर में लिया जाता है। इस रिएक्शन के दौरान एक हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और एक प्रमोटर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एक कैटलिस्ट और एक प्रमोटर। कैटलिस्ट को क्या होता है, इसके अंदर आयरन होता है, और जो प्रमोटर होता है वो होता है इसमें मोलिब्डेनम। लेकिन हमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर कि कैटलिस्ट क्या यूज होता है इन द हेबर्स प्रोसेस। सो द करेक्ट आंसर विल बी आयरन, दैट इज ऑप्शन सी। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को अपन और क्या कहते हैं,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को अपन जो है टुगेदर दे आर कॉल्ड एज फ्रीऑन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को क्या कहा जाता है? फ्रीऑन्स कहा जाता है। ठीक है, इनका फॉर्मूला क्या होता है? CCl2 एंड F2। इसके अंदर कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन की मात्रा पाई जाती है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो CCl2F2 होता है और इनको कॉमनली क्या कहा जाता है? फ्रीऑन्स कहा जाता है। और ये यूज़ कहाँ होते हैं? ये रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होते हैं? रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करते हैं। और यही फ्रीऑन्स जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा मेजर कारण बन गए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है जब ये ऊपर बाहर निकलते हैं, एटमॉस्फेयर में निकलते हैं, तो ये ओजोन लेयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर उसको क्या कर देते हैं? डिप्लीट कर देते हैं, ओजोन होल फॉर्म कर देते हैं। ओजोन होल फॉर्म कर देते हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो दिन ब दिन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्रेटेड एज अ गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम स्टमक? इनमें से कौन सा ऐसा आंसर होगा जो, ऐसा कौन सा जूस है जो हमारा स्टमक जो है वो सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है? तो सबसे पहले बात हम बात करते हैं कि स्टमक जो है वो कौन सा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है। वो सिक्रेट करता है HCl, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। हमारा स्टमक क्या करता है? ह्यूमंस का स्टमक क्या करता है? एक एसिडिक जूस सिक्रेट करता है जिसका नाम होता है HCl, जिसे अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? हमारे स्टमक को एसिडिक नेचर देना। क्या देना? एसिडिक नेचर प्रोवाइड करना। अब ये एसिडिक नेचर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर दो एक एंजाइम प्रेजेंट होती है। एक होती है पेप्सिन और एक होता है लाइपेज। एक होता है पेप्सिन और एक होता है लाइपेज। और ये दोनों जो एंजाइम्स है वो इस एसिड के कांटेक्ट में आकर ही क्या करती हैं? एक्टिवेट होती हैं और हमारा जो फूड है उसका डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो पाता है। इसलिए क्या करता है स्टमक? इस एसिडिक जूस को सिक्रेट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कलर ऑफ द काउज मिल्क इज येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो काउ मिल्क होता है उसका जो ओरिजिनल जो काउ मिल्क होता है ना, उसका जो कलर है ना वो स्लाइटली येलोइश कलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कैरोटीन की जो मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या आते हैं? हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।